हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपका एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। मैं आपको सीटेट का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ, जिसके तहत हम आज पढ़ेंगे मोशन, दैट इज़ गति वाला जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। मोशन. If a body changes its position with respect to time, then it is said to be in motion, and if it does not, then it is said to be at rest. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ तो उसको हम मोशन कहते हैं, और अगर वह पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। जैसे अभी अगर मैं आगे मूव करती हूँ तो मैं मोशन में हूँ, मतलब गति में हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? हम मोशन कहेंगे। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट खड़ी हो जाती हूँ, मतलब मैं मूव ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदले उसे गति की अवस्था कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदल रही होती है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा, अगर हम किसी बॉल को ऐसे रोल कर देते हैं, बॉल आगे की तरफ जाती है, उसको किक करेंगे तो बॉल आगे की तरफ जाएगी, तो वो बॉल भी मोशन में है। और अगर बॉल मूव ही नहीं कर रही है तो वो बॉल रेस्ट में है। मोशन के कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी मूव करती हुई चीज़ मोशन के अंदर आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज रेस्ट. If a body does not change its position with respect to time, then it is said to be at rest. अगर कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही समय के साथ, तो उसको हम कहेंगे कि यह बॉडी रेस्ट में है। जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मैं मूव भी नहीं करती हूँ, आगे भी नहीं जाती, पीछे भी नहीं आती, तो मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर मैं मूव करती हूँ तो मैं मोशन में हूँ। मतलब गति को ही मोशन बोला जाता है और विराम की अवस्था को ही रेस्ट बोला जाता है। जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसको हम बोलेंगे कि यह वस्तु मोशन में है। लेकिन अगर कोई चीज़ अपनी जगह पर स्थिर खड़ी है या कोई भी बॉडी अपनी जगह पर स्थिर खड़ी है तो उसको हम बोलेंगे कि यह चीज़ रेस्ट में है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित ना करे उसे विराम की स्थिति कहते हैं। एग्जाम्पल बॉल इन रेस्ट. कोई भी वस्तु अगर अपने आप को समय के साथ नहीं बदल रही है तो उसे हम विराम की अवस्था कहेंगे। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉल है जो रेस्ट पर है, विराम की अवस्था में है, मूव नहीं कर रही है, तो वो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। रेस्ट के और मोशन के कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई भी मूव करती हुई चीज़ मोशन के अंदर आ जाएगी, जबकि कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो उसको हम रेस्ट की पोजीशन बोलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now next topic is uniform motion. Uniform motion. When a body cover equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, उसी को हम एक समान गति बोलते हैं। देखिए आगे समझते हैं कि कैसे। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान गति कहा जाता है। जब कोई भी वस्तु है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उसको हम कहेंगे एक समान गति, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। वो कैसे? अगर 1 मिनट में कोई बॉडी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, अगले 1 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, अगले 1 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस करती है, मतलब हर 1 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक समान गति। मतलब कि समान समय में समान गति। हम ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कोई बॉडी है वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, अगली 1 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, अगली 1 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। मतलब इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय की जाती है और उसके अंदर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। जैसे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर समय और दूरी के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज असमान गति.
when a body does not cover equal distance in equal interval of time then it is said to be in non uniform motion। जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 मिनट में फिर से बॉडी ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में उसने फिर से 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे या फिर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता तो इसे असमान गति कहा जाता है। कोई भी पिंड जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर रहा, पहले 1 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, दूसरा नेक्स्ट 1 मिनट जब आता है वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर पाता है। इस तरह से जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर रहा तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जनरली ऑल मोशन इन नेचर आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आमतौर पर प्रकृति में जितनी भी तरह की गतियाँ पाई जाती हैं उनमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन पाया जाता है। जैसे अगर रोड पर चलती हुई बस है, रोड पर चलती हुई कार है या फिर दौड़ता हुआ घोड़ा है, तो उन सब के अंदर क्या पाया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पाया जाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कैसे, जैसे 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 1 मिनट में 4 किलोमीटर, फिर अगले 3 मिनट में 4 किलोमीटर। इस तरह से अनइक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इसके लिए ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ जो है हमेशा कर्व में आएगा। इस तरह से हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बल्कि इस कर्व की तरह जो हमारा ग्राफ है वो आएगा। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो है वैसे तो 2 तरह का होता है, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन उसमें भी टाइप्स ऑफ मोशन आ जाता है कि कितने तरह का मोशन होता है। जो भी वस्तुएं गति करती हैं उनके आधार पर टाइप्स ऑफ मोशन होता है। मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। मोशन जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलेटरी मोशन और तीसरा है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधी रेखा में गति। अगर कोई सीधी रेखा में गति हो रही है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। सर्कुलेटरी मोशन वृत्तीय गति, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन आवधिक गति या दोलनी गति। रेक्टिलिनियर मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन अकर इन स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, इस तरह का मोशन जो कि एक सीधी रेखा में हो रहा हो, उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अगर कोई भी बस है, कार है या अदर व्हीकल्स हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक सीधे ही पाथ पे मूव करते जा रहे हैं, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। इस प्रकार की गति एक सीधी रेखा में होती है। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ व्हीकल इन स्ट्रेट लाइन और मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स। अगर व्हीकल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक सीधी रेखा में मूव करते हैं, तो इस तरह के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। या फिर कोई भी सीधी रेखा में मूव करती हुई वस्तु या फिर सोल्जर का मार्च पास्ट जो कि सीधी रेखा में ही मूव करता है, इस तरह के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी मोशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी मोशन, दैट इज वृत्तीय गति। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज नॉन एज सर्कुलेटरी मोशन। जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, राउंड राउंड मूव करती है, तो उस तरह के मोशन को सर्कुलेटरी मोशन कहा जाता है। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है, वृत्ताकार पथ मतलब जब कोई भी पिंड अगर सर्किल में गति कर रहा है, इस तरह की गति अगर किसी भी पिंड की हो रही है बार बार सर्कल में, तो उसकी गति एक वृत्ताकार पथ पर चलती है। इस राउंड वाले पथ को ही हम क्या बोलते हैं, जो सर्कल में होता है, इसी को हम वृत्ताकार पथ बोलते हैं, और उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे मूविंग ऑफ ए फैन, मूविंग ऑफ निडल ऑफ क्लॉक।
जैसे हमारा पंखा है घर के अंदर, वो गोल गोल घूमता है, ऐसे सर्कल में घूमता है, तो उस तरह की गति को वृत्ताकार गति कहा जाता है। जबकि हमारी घड़ी की जो सुई है उसके अंदर भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वृत्ताकार गति होता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन। जो तीसरी तरह का मोशन है वो है पीरियोडिक मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन किसी बॉडी का होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज अ पीरियोडिक मोशन। किसी पिंड के आगे और पीछे की गति को आवर्त या दोलनी गति के रूप में जाना जाता है। अगर कोई भी बॉडी है वो आगे मूव करती है, फिर पीछे मूव करती है, फिर से आगे मूव करेगी, फिर से पीछे मूव करेगी, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है किसी भी बॉडी का, उसी को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए पेंडुलम। जैसे पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम इस तरह से होता है, वो ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करेगा, देन आफ्टर ऐसे मूव करेगा, आफ्टर ऐसे मूव करेगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन को ही पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस, हमारी टहनियाँ जो है वो भी कैसे मूव करती हैं, ऐसे ऐसे मूव करती हैं। ब्रांचेस का मूवमेंट जो होता है वो भी पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ वायर ऑफ ए गिटार, अगर हम गिटार के वायर को छेड़ देते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता रहता है और वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होता है कि मोशन अपने आप को रिपीट करता है, उसी तरह का मोशन बार बार होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। इन सम ऑब्जेक्ट मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन इज फाउंड। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह का मोशन पाया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इन ए सीविंग मशीन द मोशन ऑफ व्हील इज सर्कुलेटरी वाइल दैट ऑफ निडल इज पीरियोडिक। एक कपड़े सिलने की मशीन जो होती है उसके अंदर उसका जो राउंड राउंड व्हील होता है उसकी मूवमेंट तो क्या होती है, सर्कुलेटरी होती है, जब उसकी निडल की मूवमेंट जो होती है वो पीरियोडिक मूवमेंट होती है। द रोलिंग ऑफ ए बॉल ऑन ए लैंड हैज़ बोथ रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलेटरी मोशन। अब अगर एक बॉल है वो रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, गोल गोल रोल करेगी, राउंड राउंड रोल करेगी, तो बॉल का खुद का मोशन तो है वो सर्कुलेटरी मोशन है, जबकि वो एक सीधी रेखा के अंदर मूव कर रही है, एक सीधी लाइन के अंदर मूव कर रही है, तो उसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन भी पाया जाता है क्योंकि वो एक सीधी रेखा के अंदर मूव कर रही है। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं सीटेट का चैप्टर दैट इज़ मोशन, और उसके चलते आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के टॉपिक को और उससे आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Distance is the length of actual path covered by a moving object in a given time interval. Distance क्या है? Distance जो है वो actual path है। जो actual path जो होता है एक body cover करती है उसी को हम distance बोलते हैं। It is a scalar quantity unit meter. यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस वह एक्चुअल पाथ है जो कि एक बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट मीटर क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। दूरी एक निश्चित समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई है। दूरी क्या है? कोई भी वस्तु गतिमान है, कोई भी वस्तु गति कर रही है, चल रही है, तो वो कितना पाथ जो है वो ट्रैवल कर लेगी किसी दिए गए निश्चित टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है। जो दूरी जो होती है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है और इकाई मीटर के रूप में है। हमने मान लिया कोई बॉडी है जो कि A से B तक जाती है, 4 मीटर की दूरी तय करती है, B से C तक जाती है, 3 मीटर की दूरी तय करती है, C से D तक 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो टोटल उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो 4 + 3 + 2 = 9 मीटर। टोटल उसने 9 मीटर की दूरी तय की। तो डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि दिए गए समय अंतराल में एक
बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, कि इस बॉडी ने इतनी दूरी तय की है। जैसे मैं जाती हूँ, मैं पहले लेफ़्ट जाऊँगी फिर राइट जाऊँगी, लेफ़्ट जा कर के लेफ़्ट गई मैं 3 मीटर, फिर राइट में गई मैं 4 मीटर, तो मैंने कितनी दूरी तय की, 3 + 4 दैट इज़ 7 मीटर की जो डिस्टेंस है वो मैंने ट्रैवल की। तो दूरी जो होती है वो दिए गए समय अंतराल में किसी बॉडी के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब हम डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम दूरी को और डिस्टेंस को और अच्छे से समझ सकें। एक व्यक्ति A से B तक 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पुनः A से B पर, B से A पर वापस आ जाता है। यहाँ पर आएगा B से A पर। कुल दूरी क्या होगी, एक व्यक्ति है वो A पोजीशन पर खड़ा है, A से B तक जाता है, उसको 10 मीटर की दूरी तय कर लेता है। वो A से B तक गया 10 मीटर, फिर पुनः वो क्या कर रहा है, B से A के ऊपर आ रहा है, 10 मीटर की दूरी दोबारा से तय कर रहा है। 10 + 10 AB + BC कितना हो गया, 20 मीटर्स। मतलब डिस्टेंस वो होती है, ऐसा नहीं कि वो फिर से A पोजीशन पर आ गया तो हम उसके डिस्टेंस 0 कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा डिस्प्लेसमेंट में होता है। डिस्टेंस में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने दिए गए समय में कुल कितनी दूरी तय की, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सबसे जो छोटी डिस्टेंस होती है, सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक बॉडी के द्वारा ट्रैवल की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट्स यूनिट इज मीटर, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। कैसे, ये शॉर्टर डिस्टेंस कैसे है, जैसे हम मान लेते हैं कोई बॉडी गई A से B तक गई, फिर वो B से C पर जा रही है 2 मीटर 3 मीटर, और ये जो दूरी है आपस में यहाँ पर जा रही है ये बॉडी, कोई भी डिस्टेंस है, मान लिया हमने ये 4 मीटर है, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले बॉडी A से B पर जा रही है, फिर B से C पर जा रही है, तो उसका डिस्टेंस तो हो जाएगा 5 मीटर, दैट इज 2 + 3 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा A और C के बीच की दूरी, दैट इज 4 मीटर जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस तो होता है कि कुल दूरी कितनी तय की है किसी बॉडी ने, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि सबसे जो छोटा पाथ है किसी बॉडी के द्वारा वो कितना तय किया गया है दिए गए समय अंतराल के अंदर। शुद्ध हिंदी में देखते हैं कि विस्थापन दैट इज डिस्प्लेसमेंट की क्या परिभाषा होगी। एक निश्चित समय अंतराल में किसी पिंड द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित समय अंतराल में, मान लीजिए 5 मिनट मुझे को एक निश्चित समय अंतराल दिया गया है, उसके अंदर तय की गई सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसकी इकाई मीटर है और यह एक सदिश राशि है जिसका क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि की क्या होती है, दिशा भी होती है और उसका मान भी होता है। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग समझा, अब हम साथ में कंपेयर करते हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक फॉर्मूला नोट कर सकता है जिसमें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई बॉडी है जो A से B तक गई और B से C तक गई। A से B तक गई, उसने 3 मीटर की दूरी तय की, B से C तक गई, उसने 4 मीटर की दूरी तय की। हमने मान लिया ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो A से C तक जाने में डिस्टेंस कितनी हुई, AB + BC। AB + BC जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी A से C तक जाने में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 मीटर + 4 मीटर दैट इज 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, जो सबसे छोटा पाथ है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, वो ही डिस्प्लेसमेंट होती है और वो होगा हमारा AC। लेकिन क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और वो होती है AC² = BC² + AB²। AC² दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो AC इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 5 मीटर। दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो है हमारी 5 मीटर, जबकि डिस्टेंस जो है वो है हमारी 7 मीटर। अगर हमने मान लिया कि कोई बॉडी है वो A से B तक जाती है, A से B पोजीशन पे जाती है, फिर B से A पे वापस आ जाती है, 5 मीटर बॉडी गई, 5 मीटर वापस आ गई, तो उसकी डिस्टेंस तो हो जाएगी 10 मीटर। लेकिन क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी हमारा A ही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, जैसा कि सीटेट के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशियो बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। हमें पता है डिस्टेंस जो होती है वो टोटल पाथ होती है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, लेकिन हमें तो सेमी सर्किल दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल तो 2 पाई आर हो गया, लेकिन सेमी सर्किल दिया है तो पाई आर जो है वो इसका सर्कमफ्रेंस हो गया सेमी सर्किल का। दैट इज डिस्टेंस जो है वो ये वाला पार्ट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज आर प्लस आर, 2r क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और पाई आर क्या है हमारा डिस्टेंस है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज पाई आर अपॉन में 2r, r से r कैंसिल, पाई रेशियो 2 विल बी आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो को निकाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ A टू B, A से लेकर B तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये कोई भी सर्किल है, कोई बॉडी जो है वो A से B तक जाती है, सॉरी A से O तक जाती है और O से B पे जाएगी, तो ये तो उसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज AB। अब हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस है, दैट इज R का स्क्वायर, और ये भी क्या है, रेडियस है, OB स्क्वायर भी रेडियस है, दैट इज R का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2r स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, और क्योंकि ये वाला अंडर रूट जो है इसके ऊपर आ गया है, AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2r स्क्वायर। अब जब इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, r रह जाएगा। अंडर रूट 2r विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट A से लेकर B तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी है वो A से B तक ऐसे मूव करके जा रही है, तो ये उसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज A से लेके B तक शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। तो ये वाली डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस r है। हमें पता है ये सर्किल है और ये उसका रेडियस है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगी r प्लस r, दैट इज 2r विल बी आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से पढ़ा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। मैं आप सभी का AP एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। मैं आपको यहाँ पर सीटेट साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसके तहत हम पढ़ रहे हैं मोशन वाला टॉपिक, जिसमें 2 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। आज हम 3rd क्लास में मोशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। स्पीड, चाल। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट ने, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव करते करते किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की और दिए गए समय अंतराल में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई गति करती हुई वस्तु है तो उसने इकाई समय में कितनी दूरी तय कर ली है, उसी को हम चाल बोलेंगे। दिस इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम स्पीड को निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। चाल इज इक्वल्स टू समय बटे दूरी। दिए गए समय अंतराल में, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो दिए गए समय अंतराल में इस ऑब्जेक्ट ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब 1 घंटे में इस ऑब्जेक्ट ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की।
नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो 1 आवर के अंदर किसी गाड़ी ने या किसी भी व्यक्ति ने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसकी क्या हो गई, वो उसकी स्पीड हो गई। दिए गए समय अंतराल में किसी भी व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की गई है वही उसकी स्पीड हो जाती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम इसी एक फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। तो ये होती है हमारी चाल, दैट इज दिए गए समय अंतराल ने किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे स्पीड के ऊपर, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। कुसुम स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग pool. She covered 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same path. Find average speed. कुसुम कोई लड़की है जो कि एक स्विमिंग पूल है, मान लिया हमने ये एक स्विमिंग पूल है, ये 90 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल है जिसमें कुसुम 90 मीटर जाती है और 90 मीटर वापस आ जाती है। 90 मीटर्स के लिए जा रही है और 90 मीटर्स के लिए कुसुम वापस आ रही है। तो कुसुम ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 180 मीटर्स, क्योंकि वो 90 मीटर जाती है और 90 मीटर ही वो वापस आ जाती है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 1 मीटर और टाइम उसने कितना लिया, 1 मिनट। 1 मिनट में वो ऐसा करती है, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 180 मीटर्स है एंड टोटल टाइम टेकन इज 60 सेकेंड। 180 अपॉन में 60, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड से वह गई और वापिस आई। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now second question is, the odometer of a car reads 2000 km at the start of trip and 2400 km at the end of trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of car in km per hour and meter per second. एक कार है कोई भी, तो उसका ऑडोमीटर जो है, जो कि स्पीड मेजर करता है, पहले वह मेजर करता है 2000 किलोमीटर वह कार चल चुकी है। फिर वह मेजर करता है जब पूरी ट्रिप खत्म हो जाती है, तब वह मेजर करता है कि अभी कार जो है वो 2400 किलोमीटर चली है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो थी कार ने वो ट्रैवल की 2400 माइनस 2000, दैट इज 400 किलोमीटर जो थी टोटल डिस्टेंस वो कार ने ट्रैवल की। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स यानी कि टाइम जो है वो 8 घंटे लगते हैं, इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 8 आवर्स लगे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसकी एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर है अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज 8 आवर्स है। इसको कट करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर निकल के आया है, तो इसको 5 अपॉन में 18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.5 मीटर पर सेकंड उसका आंसर हो जाएगा। तो कार ने कितनी दूरी तय करी, 50 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में 13.5 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम था, लेकिन वेलोसिटी में है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। किसी भी गतिमान वस्तु ने या किसी भी वस्तु ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया दिए गए समय अंतराल के अंदर, किसी गतिमान वस्तु का इकाई समय अंतराल में विस्थापन वेग कहलाता है। कोई भी गति करती हुई वस्तु है उसका इकाई समय में विस्थापन जो होता है वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, गति इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने पढ़ा था कि अगर ए पॉइंट से अगर कोई भी व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है, ए पॉइंट से बी पर जाता है और वापस बी से ए पर आ जाता है, तो डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल करी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, उसका जीरो है, क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है वो सेम है। तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो हमारी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट का कुछ मान होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का भी मान होगा। गैलीलियोज इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गैलीलियो ने कुछ इक्वेशंस दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज 3 इक्वेशंस जो थी वो गैलीलियो ने दी, उनको हम देखते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गैलीलियो ने ये 3 इक्वेशन दी एक समांतरण के लिए, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, v जो है वो है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी है v, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्टेंस। यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, वैल्यू कुछ हमें दी जाएंगी, कोई 2 वैल्यू मिलेंगी या 3 वैल्यू मिलेंगी, उनको पुट करके हम इजिली से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। A train starting from rest attained a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming the acceleration is uniform, find the acceleration, the distance traveled by the train. कोई ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ट्रेन जो थी वो रेस्ट पे थी, मतलब कि रेस्ट पे अगर ट्रेन थी तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। फिर उसने क्या किया, एक वेलोसिटी अटेन कर लेती है, ट्रेन जो है वो मोशन में आती है और एक वेलोसिटी अटेन कर लेती है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। अगर 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड में उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अभी टाइम जो है, टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स। 5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेकेंड्स जो है वो हमारा टाइम आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v जो थी वो है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, हमने वैल्यू पुट कर ली। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0 है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। फिर टाइम जो है हमारा 300 सेकेंड्स है। अगर इन सभी वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 20/300 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन है। वही सेकंड पार्ट में हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज s की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता है v की वैल्यू जो थी वो हमने 20 निकाली थी, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू जो है वो 0 है क्योंकि बॉडी जो थी हमारी वो रेस्ट पे थी। 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/15 आई थी, तो 1/15 की वैल्यू पुट कर देंगे इनटू s। अगर हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे 2/15 s आ जाता है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर s इज इक्वल टू 400 इंटू 15/2, और s की वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर और 3 किलोमीटर। अभी हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. एक कार जो है वो एक्सेलेरेट करती है अपने आप को 18 km per hour, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 18 km per hour एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 36 km per hour इन 5 seconds। टाइम आ गया 5 seconds। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कैलकुलेट करना है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हमारा दिया गया है 5 सेकंड। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू
v अगर इधर है, u यहाँ पर आएगा तो इसमें माइनस का साइन लग जाएगा, तो v माइनस u और t उसके नीचे चला जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन निकालने का, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है ये फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू जो थी वो आ गई थी, हमने निकाली थी। u जो है वो गिवन है, लेकिन इसको हमने क्या किया था, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया था। टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा निकल के आया है। इन सब की वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करते हैं तो s की वैल्यू जो है वो 37.5 मीटर आ जाती है। तो हमारे s की जो वैल्यू है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड भी 37.5 मीटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड in opposite direction। किसी भी कार जो कि मोशन में है उस पर ब्रेक लगाए गए तो उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको रोकने के लिए। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, 2 सेकेंड में कार स्टॉप हो जाती है, मतलब कि कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है और टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स है। एक्सेलरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम एक्सेलरेशन को माइनस में ले लेंगे। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स 2 सेकेंड में कार क्या है, रुक जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है लेकिन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं। और अगर हम थर्ड इक्वेशन से भी निकालते हैं या फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं क्या डिस्टेंस को, तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें चाहिए। तो हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ब्रेक लगाए गए हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आएगा। टाइम जो है वो 2 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि कार जो है वो रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है एंड इनिशियल वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पुट किया वैल्यूज को तो u जो है हमारा वो 12 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाता है। अब u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड है, बाकी वैल्यूज हमें दी गई हैं तो सेकंड इक्वेशन में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u की वैल्यू 12 है और टाइम जो है वो 2 सेकेंड है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -6 एंड t स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2। s इज इक्वल टू, इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे 12 इंटू 2 24 और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 12 आ जाएगा। s की वैल्यू विल बी 12 मीटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप अब तक की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने मोशन का जो लगभग चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, बस उसमें थोड़ा सा पोर्शन और रहता है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। मैं आपको AP एजुकेशन पर सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, सीटेट साइंस का, जिसमें हम मोशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो उसमें मोशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो मोशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity of an object, that is mathematically acceleration is equals to change in velocity upon time। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है और अपॉन में टाइम अगर हम कर देते हैं तो वो ही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और
वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, दैट इज़ मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम दोबारा देखेंगे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और टाइम की जो यूनिट है वो होगी सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होगा वही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If velocity decrease with time, then acceleration is negative and is called retardation. अगर वेलोसिटी समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है, अगर वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होती है, हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात त्वरण इज इक्वल्स टू वेग परिवर्तन अपॉन समय। दैट इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है और समय के सापेक्ष दैट इज अपॉन में टाइम के सापेक्ष में क्या चेंज हो रहा है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और इसे मंदन कहा जाता है। यदि हमारा वेग जो है, हमारी वेलोसिटी जो है वो अगर समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होता है और उसी को क्या कहते हैं, हम मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि मोशन टाइम ग्राफ आ जाता है। मोशन टाइम ग्राफ के अंदर भी दो होते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दो ग्राफ हम देखेंगे, पहला तो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा जो हमारा ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट सेम वेलोसिटी देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक सीधी रेखा में मूव करता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, सेम वेलोसिटी के साथ ही अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके अंदर क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एट सेम वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मूव करता ही जा रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो आता है स्ट्रेट लाइन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में समान वेग से गति कर रही है तो विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा आता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर कोई भी वस्तु सेम वेलोसिटी से एक सीधी रेखा में मूव करती जा रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, विस्थापन समय ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं हमें। एक तो मिलता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पहला ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम मोशन इट्स वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेम मोशन के साथ में ही मूव करता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, तो द ग्राफ विल बी पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। अब जो वेलोसिटी फिक्स कर दी गई है, ये हमारी वेलोसिटी जो है ये फिक्स कर दी गई है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा और स्ट्रेट लाइन
इस तरह से आएगा कि वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है उसको ही क्या कर दिया गया है, वेलोसिटी जो है वो सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। किसके अंदर आएगा ऐसा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद सेम एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन सेम है, मतलब कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि हमें दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस तरह का ग्राफ है। ये बोल रहा है कि पैरेलल है टाइम एक्सिस, हमारा टाइम है और उसके पैरेलल जो है वो वेलोसिटी है, देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो क्या कंक्लूड किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड, इंक्रीज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज फिक्स्ड। तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि अगर ये पैरेलल है टाइम एक्सिस से तो हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इस केस में हमारी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखते हैं। एक्सेलरेशन पढ़ा हमने। एक्सेलरेशन के अंदर हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और एक्सेलरेशन के लिए यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है, टाइम के लिए यूनिट सेकंड है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहा जाता है, और इसकी जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। मोशन ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में सेम वेलोसिटी के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ देखा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ देखा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ग्राफ देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो पैरेलल आएगा और स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन किससे, पैरेलल टू ए स्ट्रेट लाइन। ये जो सीधी रेखा है इसके पैरेलल जो है हमारा ग्राफ यहाँ पर आएगा, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी बोल सकते हैं हम कि समय की जो टाइम एक्सिस वाली लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, इसके पैरेलल आएगा। किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है हमारी चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सीधी रेखा में विथ सेम एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसकी अगर एक्सेलरेशन सेम है मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, इस केस में चेंज हो रही है, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन पूछा गया जो कि सीटेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मोशन एक बॉडी का क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है लेकिन पैरेलल हो रहा है टाइम एक्सिस के। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, और ये क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में जो मोशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने मोशन को बहुत ही डिटेल में देखा। 3 क्लासेस जो थी वो हमने बोर्ड पे देखी, 4th क्लास आज की थी जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा और कंप्लीट किया। इसी के साथ सीटेट का जो आपका मोशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।